स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं और किस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर लिखना था उसकी हम बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा आसान बनाया गया था यहाँ पे, आपको पता है। और इसमें से अधिकांश क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते थे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल की वीडियोज़ को देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को देखा होगा, तो आप आसानी से इसमें कम से कम नहीं तो 35 मार्क्स तो आप आसानी से ला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आबादकार और नेटिव में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो आबादकार है, जो नेटिव शब्द है, उसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। सबसे पहले आप आबादकार का अर्थ बताते हैं इसमें कि भाई आबादकार का मतलब होता है बाहरी व्यक्ति के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आप यूरोप की बात करें तो यूरोप में मतलब जो अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए होता था। इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों की बात करेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिश लोगों के लिए होता था। और अफ्रीका जैसे देशों की बात करें तो वहाँ पे डच लोगों के लिए आबादकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा दूसरी तरफ आप नेटिव की बात करें तो नेटिव का मतलब होता है मूल वासिंदे, है ना, जो मूल निवासी है। मूल निवासी कौन होते हैं? जो जिस स्थान पे पैदा हुए हैं और वहीं पे लंबे समय से रहते आ रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे? मूलवासी हो जाएंगे। तो इसमें आपको ये आंसर लिखना था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि औद्योगिकरण में नहर परिवहन के सापेक्षित लाभ क्या थे। देखो, जब औद्योगिकरण हुआ तो उस समय बहुत सारे नहर बनाए जाते थे। नहर यानी कि बहुत लंबा, एक तरीके से नदी टाइप नहीं होता था, मतलब नहर जो कि बहुत सारे गाँव को, नगरों को एक साथ आपस में जोड़ता था। ठीक है, अब नहर परिवहन क्या था कि एक बहुत ही सस्ता साधन होता था, क्योंकि आप अगर नहर के माध्यम से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा धन खर्च नहीं होगा, क्योंकि इसमें पेट्रोल या किसी खनिज संसाधन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हवा के वेग के साथ ही क्या होगा, जहाज़ जो है, जो पानी वाले जो जहाज़ है वो आसानी से चल सकेंगे, है ना। इसके अलावा नहर, एक और जमींदार वगैरह अपने नहर, जो अपने ज़मीन है उसके आसपास से नहर निकलवाते थे। इसके पीछे का मेन कारण ये था कि जमींदार अपने ज़मीन की कीमत को बढ़ाने के लिए भी क्या करते थे, नहरों को अपने ज़मीन से ही निकाला करते थे। तो ये भी लाभ जमींदारों को मिलता था। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखें कि भाई 1800 नहीं, 1960 से 1970 के दशक में बढ़ते औद्योगिकरण की वजह से जापान के समक्ष कौन सी चुनौतियां आई थी और जापान ने इसका समाधान कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बता दें कि भाई 1960 से 70 में जापान में बहुत सारी समस्या आ गई थी, जैसे कि बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, विशेषकर जब औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो इससे औद्योगिकरण जब जापान में हुआ था तो इससे क्या हो रहा था कि जापान में एक तो पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था और बीमारी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस कारण ये समस्या आ गई थी। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की विशेषकर समस्या देखने को मिल रही थी। तो जापान की सरकार ने बहुत सारे कानून भी बनाए थे जिसके माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद इसमें ऑप्शन में काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया गया है। चीन के आरंभिक सुधारकों में जैसे कि कॉन्ग युवेल और आप लियांग की चाओ की बात यहाँ पे की गई है, कॉन्ग युवेल और लियांग की चाओ। ठीक है, ने पश्चिम की चुनौती का सामना करने के लिए क्या प्रयत्न किए। तो देखिए, लियांग की चाओ और जो कॉन्ग युवेल थे उनका मानना यह था कि भाई अगर हमें मतलब चाइना के विकास के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे जो देश के पारंपरिक विचारधारा है ना उस पर चलना होगा। पारंपरिक विचारधारा को अपना के हमें क्या करना चाहिए, अपने देश का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये आंसर लिखना था। वैसे काफ़ी शॉर्ट आंसर हो जाता, थोड़ा सा आपको बनाना था, इनके बारे में आप थोड़ा बता सकते थे, उसके बाद ये लाइन आप लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति से स्त्रियों के जीवन पर पड़े दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तो स्त्रियों के जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ा था। तो आप बता सकते हैं कि भाई घर के जो पुरुष थे उनकी आमदनी इतनी नहीं होती थी कि वो घर को चला सके, तो इस कारण स्त्रियों को भी काम पे जाना होता था। अब औद्योगिक क्रांति से पहले जो घर में महिलाएं काम करती थी या लघु उद्योग अपने घर में ही चलाती थी, कुटीर उद्योग, तो उसमें काम करने के बजाय जब कारखाने में काम करने गई तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होता था। एक ही परिस्थिति में लगातार लंबे समय तक लगभग 12-16 घंटे उनको काम करना होता था, है ना। और इनकी आमदनी भी बहुत कम होती थी, बहुत ही कम पैसे मिलता था। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होती थी वो भी काम पे जाती थी और उस समय उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी और कई बार तो लगातार मतलब काम करने की वजह से बच्चे की मौत हो जाती थी या फिर बच्चे जो है वो बाधित रूप से पैदा होते थे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते थे। उसके बाद हम, ये 4 क्वेश्चन थे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, 6 मार्क्स से क्वेश्चन है ये।
ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मानवतावादियों द्वारा प्रस्तुत मनुष्य की नई अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको मानवतावाद के बारे में बताना है, ठीक है। मानवतावाद के बारे में आप 6-7 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं बना के। जैसे कि हम अगर मानवतावाद की बात करें तो पुनर्जागरण काल की एक प्रमुख विशेषता मानवतावाद थी, है ना। और मानवतावाद जो मानवतावादी विचार था, जो मानवतावादी विचार को मानते हैं वो मनुष्य की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, मनुष्य के जीवन को सरल बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। यही मानवतावाद है। और मानवतावाद एक तरीके से परलोक की अपेक्षा मतलब इसी लोक की बात करते हैं जिसमें हम रहते हैं। और विशेषकर जैसे कि जो मतलब अगर आप बात करें मतलब दर्शन जैसे सब्जेक्ट है, इतिहास जैसे सब्जेक्ट जो इटली में जो विद्वान पढ़ाते थे, है ना, कविता वगैरह पढ़ाया करते थे, ठीक है, और संगीत जैसे विषय को जो पढ़ाते थे उनको मानवतावादी विचारक मतलब कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि चीन में सन्याल सेन के योगदान की विवेचना कीजिए। तो सन्याल सेन वाला तो भाई टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आपको पता है 11 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सन्याल सेन ने क्या किया था, अब सन्याल सेन के बारे में आपको अगर 6 मार्क्स चाहिए तो भाई इसका आंसर आप कैसे लिखे होंगे। सबसे पहले आप सन्याल सेन के बारे में बताते हैं कि भाई जो सन्याल सेन थे उनको आधुनिक चीन का संस्थापक भी माना जाता है और ये एक गरीब परिवार से थे, एक चिकित्सक भी थे, है ना। और चाइना के भविष्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे और इन्होंने क्या किया था, चाइना के विकास के लिए 3 सिद्धांत भी दिए थे। जैसे कि आप राष्ट्रवाद के बारे में आप बता सकते थे, गणतंत्र के बारे में आप बता सकते थे और समाजवाद के बारे में बता सकते थे। इसके अलावा इन्होंने एक पार्टी की भी स्थापना की थी जिसका नाम था कुओमिंतांग, है ना। कुओमिंतांग की स्थापना सन्याल सेन के द्वारा ही की गई थी और इन्होंने शुरुआत में रोटी, कपड़ा, मकान जैसे जो सुविधाएँ हैं वो लोगों को उपलब्ध कराना शुरू किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में लिखना था, है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारियों के साथ उत्तरी अमेरिका के स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए व्यवहार का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि भाई 17वीं सदी में जो यूरोपीय व्यापारी थे उनके साथ उत्तरी अमेरिका के जो मूलवासी थे उनका व्यवहार कैसा था, व्यवहार को आपको बताना है। तो अगर हम व्यवहार की बात करें तो भाई मित्रतापूर्व व्यवहार था, है ना। मतलब दोस्ताना पूर्वक व्यवहार उत्तरी अमेरिका के मूलवासियों ने यूरोपीय लोगों के साथ किया था, वस्तुओं का लेन देन करते थे, है ना। उनके साथ मतलब जो भी सामान है, जो भी चीज़ है उसका आदान प्रदान किया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर यूरोपीय लोगों की बात करें तो उनका मतलब व्यवहार कोई ख़ास किस्म का अच्छा तो था नहीं। वो क्या करते थे, कई बार मतलब मूलवासियों को जो भी वस्तुएं मूलवासी उनको गिफ्ट के तौर पे देते थे उसके बदले बहुत सारी चीज़ें दे दिया करते थे, कई बार बहुत कम दे दिया करते थे। इसके अलावा यूरोपवासियों ने क्या किया, बहुत सारे जंगली जानवरों का शिकार भी किया। इस कारण भी मूलवासी क्या थे, उनके व्यवहार को देखकर दुखी रहते थे, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। उसके बाद यूरोपीय लोगों के आने से पहले जो उत्तरी अमेरिका के जो मूलवासी थे उनकी जीवन शैली के बारे में आपको बताना था। मतलब जब यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका नहीं पहुंचे थे, जब उत्तरी अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले जो मूलवासी थे उत्तरी अमेरिका के उनकी जीवन शैली कैसी थी। तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि भाई ये समुद्र मतलब नदी के आसपास गांव बना के समूह में रहते थे, ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं मछली मांस खाते थे, ठीक है, चावल वगैरह की खेती भी करते थे, मक्के की खेती करते थे और ज़्यादातर मतलब समूह बना के अपने समूह में ही रहा करते थे। इसके अलावा ये जानवर का शिकार करते थे और उतना ही जानवर मारते थे जितना कि उनको ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों का शिकार नहीं करते थे। अच्छे बुनकर थे, है ना, हाथों से बहुत अच्छे कपड़ों का निर्माण किया करते थे, ठीक है, बुनाई का काम भी बहुत अच्छा किया करते थे, खूबसूरत मूर्ति वगैरह भी बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में इसमें लिख सकती थी, ठीक है। उसके बाद 8वां जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, पेज इधर उधर हो गया है। 8वां क्वेश्चन आपका स्रोत आधारित है। अगर आप इस स्रोत को पढ़ेंगे, मतलब ये जो पैराग्राफ दिया गया है उसको पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद ही करें। 9वां क्वेश्चन जो है वो भी पैराग्राफ पर आधारित है, इसको भी आप एक बार देख ले। और इसको आप लोगों ने, मेरे को पता है कि भाई पैराग्राफ में अधिकतर बच्चों ने सही किया होगा, यहाँ पे कोई समस्या आप लोगों को नहीं आई होगी। और जो क्वेश्चन नंबर 10 था वो ऑस्ट्रेलिया का मैप दिया गया था। अब मैप तो भाई इसमें है नहीं क्योंकि मैप को आंसर शीट के साथ ही लगा दिया है, तो अब मेरे को पता नहीं कौन सा लोकेशन आया था, बट ऑस्ट्रेलिया का मैप था। और जब मैंने मैप करवाया था ना तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया का मैप फिक्स है, पक्का आएगा, ऑस्ट्रेलिया का मैप आना फिक्स था, ठीक है ना। तो इसमें भी आपके मार्क्स नहीं कटे होंगे। आप लोगों ने अगर मैप की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों ने सभी क्वेश्चन को, जो भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप लोगों ने 2 लोकेशन सही टिक किया होगा, है ना। तो आप कमेंट में बताइए कि भाई आपका एग्ज़ाम कैसा गया है और आपके कितने मार्क्स
इस सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, आप अनुमान से बता सकते हैं, वैसे अभी तो भाई क्या ही कह सकते हैं, आपने जो आंसर लिखा आप टीचर चेक करेंगे, उसी के बाद पता लगेगा ना। फिर भी आप बताएं कैसा गया आपका एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी यार क्वेश्चन कोई कठिन नहीं था, सभी क्वेश्चन आसान पूछे गए थे और सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया था। टेस्ट पेपर भी मैंने जो टेस्ट पेपर तैयारी किया था उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गए हैं। ठीक है, और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, चैप्टर की वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बाकी यार अब 12th क्लास की वीडियो भी आप लोगों को 1-2 दिन बाद ही मैं प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। तो अब हमें मेन फोकस यार 12th क्लास पे करना है। 11th क्लास आपका जैसा भी था ख़त्म हो चुका है, अब हम 12th क्लास की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।